कि आज की जो हमारी ये क्लास है ये समाज कार्य पर आधारित है। मैं आप सभी लोगों से इस समय डिस्कस करने वाला हूँ यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत समूह कार्य में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और कल भी आप लोगों की प्रैक्टिस है क्योंकि कल संडे है। संडे बेसिकली यूजीसी नेट वाले बच्चों का ऑफ नहीं होता है, उनका कुछ ना कुछ तो संडे चलता ही है ना। तो उनका बेसिकली कल अगर पूरी चांसेस रहेगी कि मैं उनकी कल प्रैक्टिस करवाऊँगा, वो भी विगत वर्षों के प्रश्नों पर, ठीक है। और उसके बाद मंडे से आप लोगों की क्लास जो है यूनिट नंबर 4 चलेगी। यूनिट नंबर 4 में बेसिकली रिलेट कराया गया है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और सोशल एक्शन के साथ साथ सोशल मोमेंट भी है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे मंडे से, ठीक है, यूनिट नंबर 4 पर। फिलहाल आज आप सभी लोग करेंगे प्रैक्टिस यूनिट नंबर 3 में। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना प्रिपेयर हैं। पहला सवाल आज का आपके सामने प्रस्तुत है और यहाँ सवाल कहा जा रहा है कि समूह कहा जाता है, ठीक है। आपके सामने यहाँ बताया जा रहा है कि समूह कहा जाता है। तो जरा बताएंगे आप लोग 4 ऑप्शनों में समूह किसको आप कहोगे, कि समान कार्यों में रुचि रखने वाले को, या समान नीति को स्वीकार करने वाले को, या ए और बी, फिर डी ऑप्शन आता है कि समान एवं व्यक्तिगत विचारों में समानता वाले को। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल। और भी कोई बच्चे अपने विचारों सी। यस सर, सी ही होगा सर। यहाँ अगर मैं आपसे बात करूं तो आप सभी लोगों ने जो ऑप्शन नंबर सी दिया है ना, यही ऑप्शन ही सही है। 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के एक समूह को जो है बेसिकली समूह कहा जाता है। समूह से जुड़ी बातें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे समूह के लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किसी खास काम के साथ आते हैं, किसी खास काम यानी समान कार्यों में रुचि रखने वाले लोग होते हैं। वो समूह के लोग एक दूसरे के सहयोग करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है। तो यह भी चीज़ें कह सकते हो कि समान कार्यों में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं, ये बात सत्य है। और सामान्य नीतियों को स्वीकार करने वाले में भी आता है। यहाँ सामान्य एवं व्यक्तिगत विचारों में समानता रखने वाले, व्यक्तिगत विचार का मतलब होता है तार्किक वाली प्रक्रिया बन जाती। और कभी भी समूह इस तरीके से काम होता रहे वो तो केस वर्क होता है, वो केस वर्क होता है। तो समूह के सदस्यों के बीच एक जैसी प्रेरणाएं भी होती हैं। समूह के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए नियम और मानक भी होते हैं। समूह बनाने की वजह यह होती है कि लोग एक साथ मिलकर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, वही समूह कहलाता है। आसान सा सवाल था, जवाब आप सभी का आया है सी, और मैं आप सभी लोगों से सहमत हूं कि विकल्प आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक सामाजिक समूह मनुष्यों के उस निश्चित समुदाय को कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा बातों को बहुत अच्छे से, निश्चित समुदाय को कहते हैं जो अंतः संबंधित भूमिकाओं को अदा करते हैं और जो अपने और दूसरों द्वारा अंतः क्रिया की इकाई के रूप में स्वीकृत होते हैं। यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? आप लोग सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, जरा जवाब बताइए। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि सही विकल्प क्या होना चाहिए। प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब क्या होना चाहिए? आप लोग अपनी राय जरूर व्यक्त करेंगे। ग्रीन सर। ग्रीन का नाम आ रहा है? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, नहीं, यहाँ अगर सही विकल्प कोई माना जाएगा सर, R.M. विलियम्स का नाम आएगा, है ना। इन्होंने जो है बेसिकली अगर हम इनकी बात करते हैं तो एक सामाजिक समूह मनुष्यों के बीच में एक निश्चित समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं और निश्चित समुदाय में ग्रीन का भी नाम देखने को मिल जाता है। यहाँ तक कि बोगार्ट्स का भी नाम मिल जाता है, लेकिन बोगार्ट्स अलग हो जाते हैं तब जब कहते हैं कि एक निश्चित या भूभौगोलिक क्षेत्र में जहाँ वी फीलिंग होती है तो वहाँ पर वो एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी हम की भावना को रिलेट करा देते हैं बोगार्ट्स महोदय। ग्रीन महोदय की द्वारा अगर जब हम बात करते हैं तो इनके परिभाषाओं में अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने कहा कि सदस्यता एवं अंतःक्रिया की चेतना होती है। जहां पे हर्टन और हंट के साथ रिलेट होते हैं तो ग्रीन का भूमिका वहां पे मिल जाती है। और सेरिफ एंड सेरिफ एक इकाई को बताते हुए कहा है कि जिसका निर्माण ऐसे व्यक्तियों से होता है जिनके बीच निश्चित परिस्थिति और भूमिका बन जाती है। तो निश्चित परिस्थिति भूमिका की वजह से सेरिफ और सेरिफ का नाम आता है। अदरवाइज यहाँ पर आपका
जो अपने या दूसरे के द्वारा अंतःक्रिया की इकाई के रूप में स्वीकार करता है वो आर एम विलियम्स का नाम आता है। विकल्प आपका पहला सही होगा, है ना। अब आपको यहाँ पर इस सवाल की जगह पर मैं आपको एक दूसरा सवाल बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट के रूप में होगा, बोगार्ट्स का नाम। तो आप नोट कर लीजिएगा केवल यहाँ पर एक हम की भावना, भावना ये सवाल परीक्षा में बनाया जाएगा। इस सवाल के स्थान पे आप ये वाला सवाल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, समूह से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही है, यानी ये आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं और वह स्टेटमेंट समूह के संदर्भ में है। अब पूछा गया कि इसमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। विकल्प आपके सामने है, जरा चुनाव करें। सर ऑप्शन ए और ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं आप सभी लोग, ओके ठीक है। देखिए यहाँ अगर मैं आप सभी लोगों से कहूँ प्रश्न नंबर, तो समूह के संबंध में कुछ कथन देखने को मिला, और जब भी ऐसे स्टेटमेंट मिलते हैं तो समूह में कम से कम 2 लोग का होना ज़रूरी है। और पहला पॉइंट ये साफ कहता है कि मानव प्राणियों का संकलन है। अतः मैं इस बात से सहमत हूँ कि समूह के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक होनी चाहिए जहाँ तक सदस्यों के बीच अंतःक्रिया संभव हो। तो यानी पहला पॉइंट आपका करेक्ट है। तो विकल्प आपका सी और विकल्प आपका बी, तो यहाँ पर नहीं होगा, या तो पहला होगा या तो चौथा होगा, यानी डी वाला ऑप्शन। ए वाले ऑप्शन की चुनाव करते हैं, सेकंड वाला, एक विशिष्ट उद्देश्य शामिल होता है। मैं आपसे कहूँगा कि विशिष्ट उद्देश्य शामिल है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पर बात करता है समूह। ये बात सही है कि समूह के सदस्य एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उनसे कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं, जिसे समानता कहने का आशय बन जाता है एक विशिष्ट को लेकर। मैं एक नीति को फॉलो कर रहा हूँ, मैं एक प्लान को फॉलो कर रहा हूँ, तो वो स्पेसिफिक बन जाता है इस क्रिया में। तो इसलिए मैं कहूँगा कि समूह के सदस्यों में एकता की भावना होती है जो वजह दर्शाती है विशेष उद्देश्य को लेकर। तो यहाँ पर बी वाला भी सही हो जाता है, यानी सेकंड वाला। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर हटा सकता हूँ, 4 वाले पॉइंट में अस्थाई होता है। तो अस्थाई के बजाय आप लोग यहाँ पर क्या याद रख सकते हैं, अस्थाई की प्रक्रिया याद रख सकते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं कि समूह से संबंध में जुड़ी बातें ये भी है, एक प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह और संदर्भ समूह और इन ग्रुप आउट ग्रुप। आपको याद आ रहा होगा समूह का वर्गीकरण, जो मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ। यस यस। तो प्राथमिक समूह के अंतर्गत जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि वो आमने सामने का होता है, वो एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो उस क्रिया में वो अस्थाई रोल अदा करता है। यदि विकल्प में आपके सामने 1 2 4 होता तो वो विकल्प भी सही होता। मैं आपको समूह के वर्गीकरण के आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि सवाल में पूछा ही गया कि समूह से संबंधित बातें बताना है हमें, है ना। अच्छा ये सवाल आपके सामने है कि सही है ना, ये सही है। तो उस प्रक्रिया में आपको अस्थाई के रूप में आप ढूंढते विकल्प 1 2 4 अगर होता तो वो सही होता। बात समझ पा रहे हो मैं कहां से बात कर रहा हूं आप लोग? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीजें बन जाती है, लेकिन असंगठित का पार्ट नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, समुदाय के संदर्भ में कौन से या निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब आजकल ये ट्रेंड है, समझ लीजिए कि मेरे समझ से 2018 से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ सवाल, कि जिसमें ऑप्शन में आए कि भाई व्यक्त नहीं करता है, गलत है, स्टेटमेंट सुमलित नहीं होता है, इस तरीके की चीज़ें आते हैं आजकल सवाल। तो बताइए जरा गलत कौन सा इसमें है। सही को आप पहले आइडेंटिफाई करके उसको एलिमिनेट कर लीजिए। समुदाय में समग्र सामाजिक जीवन सम्मिलित होता है, ये तो बात पहले ही मुझे लग रहा है कि यही सही है, क्योंकि समग्र तो सामाजिक जीवन तो शामिल तो होगा समुदाय में। ये बात देखो, अगर मैं समुदाय के संदर्भ में बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है, यहाँ समाज को लेकर बात नहीं हो रही, यहाँ समुदाय में समग्र सामाजिक जीवन जो है सम्मिलित है। वो समूह की प्रक्रिया होती तो भी, या पर्टिकुलर व्यक्ति के संदर्भ में काम करेंगे तब भी समग्र उसका सामाजिक जीवन उसमें शामिल होगा, चाहे प्राथमिक प्रणाली कोई सी भी हो, है ना, कोई सी भी हो। तो विकल्प पहला तो सही है। दूसरे की बात कर लेते हैं, समुदाय की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती, है ना। समुदाय की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती, समुदाय की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। अच्छा, समुदाय अपेक्षताएं अस्थायी होता है,
और समुदाय समग्र इकाई होता है। देखो यहाँ पर आप लोगों की अगर हम बात करें, तीसरा भी आपका सही है, समुदाय आप अस्थाई होता है ना, कम्युनिटी अस्थाई के रूप में भी होती है, ऐसी बात नहीं है ना। और ये अलग की बात है कि आपने नाम सुना होगा कि बाढ़ आ गया कहीं या कोई आपदा आ गई तो वहाँ के कम्युनिटी के लोग जो है पलायन कर जाते हैं, है ना। तो वो शब्द पलायन वाली प्रक्रिया में जब हम लेते हैं तो उसे अस्थाई का रूप लेते हैं, उसे अस्थाई का रूप देते हैं। क्यों, ये बात सही है ना? हाँ सही है सर, उसी चीज को दर्शाने के लिए सापेक्षता लिखा हुआ है। हाँ, तो उस संदर्भ में अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, जैसे कि भाई समुदाय सापेक्षता अस्थाई होता है, तो कहने का आशय क्या होता है कि इन संदर्भ में आप इस बात को ध्यान रखिए। सापेक्ष का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? सापेक्षता के आशय अगर मैं बात करूँ तो एक सिंपल बात याद रखिएगा इसमें कि उस चीज को ये व्यक्त करता है जहां समय स्थान सापेक्ष होते हैं। एक प्रकार से सभी गति एक कंपेयर के आधार पे कर रहे हैं। सापेक्षता का मतलब एक प्रकार से कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए, समय के साथ गति के साथ तुलना हो गई। समुदाय में समाज के साथ तुलना हो जाएगी, सदस्य भी होंगे तो सदस्य के साथ तुलना भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पे तीसरा वाला भी राइट है और समुदाय समग्र इकाई का पार्ट है, और ये आपका चौथा वाला भी सही है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या दूसरा विकल्प आपका सही है? यहाँ पे समुदाय की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। नहीं सर, गलत है। समुदाय में आपको पहले भी मैंने पढ़ाया है शायद, वो ग्रुप वर्क में आप लोगों को बताया था, ठीक है। और वहाँ आपसे कहा था कि समूह में जो सदस्य लोग हैं वो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो एक सेवार्थिक रूप में जाने जाते हैं जो सदस्य हैं, और ये बात आप सभी लोगों को भली भांति तरीके से पता है कि एचबी ट्रेकर ने कहा था। समुदाय की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। समुदाय के सदस्य होने से कई फायदे भी होते हैं। समुदाय के सदस्य होने से लोगों को समान अधिकार और दर्जा मिलता है। समुदाय के सभी सदस्यों पर एक जैसे नियम कायदे लागू होते हैं। बात को समझिएगा, ये बात सही है ना? समुदाय के सदस्य होने से लोगों को सांस्कृतिक रुझानों की भावना का अनुभव भी होता है। तो इस स्टेटमेंट से आप कितने लोग सहमत हैं कि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है? हाँ सर, सहमत है। ये सही बात है। यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ बेसिकली गलत शब्दों को इसने चुनाव ही नहीं किया है, ये भी स्टेटमेंट सही है। आप बताइए, आप किसी कम्युनिटी में रह रहे हो, सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है। अब सोचो एक बार कि क्या उस कम्युनिटी में आप उस कम्युनिटी के सदस्य तो ऑटोमेटिक हैं, उसमें कहने की क्या बात है कि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। और ये जरूरी नहीं कि भाई कोई वो बनाया गया हो, कमेटी बनाई गई हो तो इस समुदाय का स्थापित हुआ हो और उसके आप सदस्य हो तब आप उस समुदाय में रह रहे हो, अदरवाइज नहीं रहोगे। ऐसा तो कभी आपने सुना भी नहीं होगा। एक सामान्य शब्दों को समझते हुए चलिए बात को, तो समुदाय की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। आप जहां हो, जिस एरिया में रह रहे हो, वो एक कम्युनिटी है मान लीजिए। अब ये कंपलसरी थोड़ी ना है, और ये बात सत्य है समुदाय के संदर्भ में अनिवार्य नहीं होती है। तो विकल्प दूसरा भी सही है, क्या कहते हो? हाँ सर, बिल्कुल सही है, विकल्प दूसरा अनिवार्य भी नहीं सही होती है। हाँ, अनिवार्य नहीं होती है ना। अगर आपके मन में कोई भी विचार अगर आ रहे हैं तो अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो, है ना, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपके सर ये डी को एक बार समझाएंगे कैसे समुदाय समग्र इकाई होता है, मतलब ये? हाँ देखिए सर, समुदाय समग्र इकाई होती है या होता है। मैं इसके संदर्भ में ये बताना चाहूँगा आप लोगों से, समग्र का मतलब एक प्रकार से जो प्रस्तुत किया गया है वो टोटल से लिया गया है, समग्र इकाई है। तो आशय इसके अंतर्गत जानते हैं क्या बनता है समुदाय के परिप्रेक्ष्य में? मैंने अगर आपसे कहा कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से हम उस समुदाय को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। समुदाय के जितने लोग हैं या जो सदस्य लोग हैं, कोई एक्टिविटी या कोविड-19 के बारे में या इत्यादि कोई बीमारी वगैरह के बारे में बता रहा हूँ, तो एक समग्र इकाई का पार्ट बनेगा वो टोटल के आधार पे। और कम्युनिटी में काम ही समग्र इकाई पर होता है। मैं कोई पर्टिकुलर व्यक्ति पर तो काम करूँगा नहीं। अगर पर्टिकुलर व्यक्ति पर काम करूँगा तो वो बेसिकली हो जाता है केस वर्क। सवाल समुदाय के संदर्भ में है, तो समुदाय समग्र इकाई का पार्ट होता है। ये बात सही है आपकी। और सर जी
हाँ सर, इसमें सर इस चीज को हम ऐसे तो देख सकते हैं कि जो समुदाय है बेसिकली वो समग्र इकाई होता है। इसका मतलब ये है कि जहाँ सर सभ्यता का विकास होता है, तो उस चीज को हम दर्शा रहे हैं कि एक कम्युनिटी है वो। देखो सर, बिल्कुल आप समुदाय को एक समग्र इकाई के रूप में देखा जा सकता है और देखा जाता भी है सर। समग्रता की अवधारणा के मुताबिक किसी भी प्रणाली की कार्यक्षमता को अलग अलग भागों के रूप में समझा जा सकता है। जब हमने टोटल लिया भाई कम्युनिटी में, देखा इतने इतने प्रॉब्लम्स है, तो हम उनको अलग अलग भागों में डिवाइड करके उनके व्यवहार को बदलने का प्रयास करते हैं। और ये बात सत्य है, समुदाय की संरचना को व्यक्तिवादी की तुलना में समग्रता से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है केस के आधार पे। तो हालांकि अगर मैं आपको पहला पॉइंट सही कह रहा हूं कि समग्र सामाजिक जीवन सम्मिलित है, तो सिंपल सी बात है, समुदाय में समग्र इकाई का पार्ट माना जाएगा। अब उसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसके आधार पे आप केस वर्क ले लीजिए। सवाल यहाँ पे सही था, लेकिन इस सवाल में गलत शब्दों का इस्तेमाल बेसिकली किया नहीं गया है ना। बात समझ रहे हैं आप प्लीज? यस। है ना। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि इस प्रश्न का ऑप्शन बेसिकली अब अगर सवाल बनेगा तो कूट के आधार पे बनेगा, है ना। समुदाय में समग्र सामाजिक जीवन के बारे में जब भी सवाल बनाया जाएगा, यहाँ पे कूट के समुदाय में रहने वाले लोगों के बीच साझा पहचान होती है, वी फीलिंग होता है। तो समग्र सामाजिक जीवन समुदाय में रहने वाले लोगों के हितों और गतिविधियों का केंद्र जैसा होता है। समुदाय में रहने वाले लोग जीवन के प्रमुख कार्यों से मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पे कूट बनता है ABCD ऐसे कूट बनेगा BCD। अब आपका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका विकल्प ये वाला सही होगा। इस तरीके के इसको कूट बनाना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संस्था के संदर्भ में बताइए जरा। अब तो अभी ऊपर आप देख रहे थे समुदाय के संदर्भ में, अब आप देखेंगे संस्था के बारे में। संस्था के बारे में आप बताइए कौन सा सही है। संस्था, अगर देखिए संस्था के फीचर भी पता है तो आप बता सकते हो। संस्था की विशेषता अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो। सर संस्था एक जननीतियों का समूह है। अच्छा जी, ये बात आपकी सही है। अगर आप किसी संस्था की विशेषता के संदर्भ में पहले शब्द को रिलेट करा रहे हो कि संस्था जनरीतियों का समूह है, तो ये बात सही है। संस्था अस्वाभाविक नहीं होता संस्था है। सापेक्षता अस्थायी होती है। सापेक्षता अस्थाई, बेसिकली अस्थाई होता है ना कि अस्थाई होता है। पॉइंट समझिए, संस्था एक आर्टिफिशियल निर्माण होता है, ये भी गलत। आर्टिफिशियल जानते हैं क्या होता है? कृत्रिम क्या होता है? समिति होती है। और अस्थाई क्या होता है? समिति होती है। और अस्वाभाविक, यहाँ पे तीनों पॉइंट समिति का है, तीनों पॉइंट समिति का है। विकल्प केवल और केवल ए जाएगा। बहुत आसान सवाल था। यदि किसी भी बच्चों के सवाल के संदर्भ में डाउट है पूछ सकते हैं, कोई भी इस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, विचार आ रहे मन में। संस्था के भीतर पहचान और उद्देश्य प्रदान किया जाता है। संस्था के एजेंटों और उद्देश्यों को पूरा करने में पदानुक्रम और सदस्यों द्वारा अन्य भूमिकाएं बेसिकली क्या होती हैं? निर्धारित होती हैं। तो संस्था नियम, मानदंड और मानवीय रूप से बनाई गई एक संरचना होती है कि नहीं? संस्था से ही सामाजिकरण भी होता है मानव का या व्यक्तियों का। संस्था के एग्जाम्पल में भी कानून हो गया, नियम हो गया, सामाजिक सम्मेलन हो गया, मानदंड हो गया, इस तरीके की चीज़ें बेसिकली प्रस्तुत होते हैं संस्था में, है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर विकल्प आपका जो है पहला सही जाएगा। सही जवाब ये होगा। समूह कार्य का निर्देशन कौन करता है? समूह कार्य का निर्देशन मतलब डायरेक्ट करना या एक प्रकार से काउंसिल करना, है ना, या एक प्रकार से मार्गदर्शन देना। कौन करता है? व्यक्ति ऑप्शन डी सर, ऑप्शन डी। समूह या ऑप्शन डी है सर, व्यक्ति करते हैं, समूह भी करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, सभी मिलकर करते देखिए, हैं। अगर आप यहाँ पे प्राथमिकता सभी को दे रहे हैं तो मैं कहूँगा कि गलत जवाब होगा ये आपका। सर समूह, हाँ, मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ सवाल सिंपल था, समूह कार्य। सर एक चीज सर इसमें बताएं, समूह का तो ये आप बताएं, बोले सर, आप जब बोलो जी सर, बताएं। समूह कार्य का निर्देशन कौन करता है? तो सब तो समूह में व्यक्ति भी तो होते हैं ना सर, और उसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं। तो ये व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता और सभी मिलके समूह हो गए, तो ये सभी मतलब ये तीनों मिलके कर सकते हैं मेरे हिसाब से। नहीं, आपने जो सोचा गलत तरीके से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सोचना है आपको इस सवाल को लेकर। इस सवाल में सर आपको ये विचार इस तरीके से आने चाहिए कि समाज कार्य की जो है 6 प्रणालियों में से जो प्राथमिक प्रणाली आती है
उस प्रणाली के अंतर्गत बेसिकली एक ग्रुप वर्क होता है, एक केस वर्क होता है, एक आपका कम्युनिटी वर्क होता है। इनमें जब भी कोई डायरेक्शन की बात करता है या कोई निर्देश देने की बात करता है तो केवल एक ही व्यक्ति होता है, वो होता है कार्यकर्ता। चाहे वो समूह में सामूहिक कार्यकर्ता होता है, व्यक्ति में जो है व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता होता है, समुदाय में सामुदायिक कार्यकर्ता होता है। अब उनमें जो होते हैं, जैसे केस में व्यक्ति होगा तो इसका मतलब क्लाइंट है, तो क्लाइंट का निर्देशन थोड़ी ना होता है, यहाँ पर निर्देश जो देगा तो कार्यकर्ता ही देगा। समूह की बात अगर हम लोग करेंगे तो समूह के सदस्य भी हो सकता है या समूह भी हो सकता है, वो तो ऑलरेडी प्रभावित है ना, किसी चीज़ से, बीमारी से, या वो तो कि अपने को समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए वो तो संस्था में आया है। अब वो संस्था निर्देश, हाँ अगर ऑप्शन में यहाँ पे संस्था होती और आप संस्था को लेकर चलते तो मैं एक प्रकार से ये बात कह सकता, क्योंकि उसने डिफाइन नहीं किया कि संस्था में कौन, और डिफाइन ना करने की वजह से निर्देश की प्रक्रिया में संस्था का रोल बन भी जाता है ना। तो विकल्प केवल और केवल आपका सी सर सही होगा, ना कि सभी ऑप्शन करेक्ट होगा। जी सर। समूह कार्य, ना कि ये समूह की बात। और सवाल बड़ा इजी है ना, सवाल बहुत इजी है। निर्देश मतलब होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है मार्गदर्शन देना। तो निर्देश देगा कौन, मार्गदर्शन देगा कौन, एक मेडिकल सोशल वर्कर, और विकल्प आपका सी होगा। सहमत हैं क्या आप लोग ऑप्शन नंबर सी से? या तो अगर आप डाउट सर सहमत है, सर जी, सहमत जी, है, लेकिन सर सहमत है, लेकिन अगर सर इसे समग्र रूप से देखा जाए तो ऑप्शन डी जाएगा। लेकिन सर आपने जो अभी तर्क दिया ना, व्यक्ति जो है मतलब वो ग्रसित है एक समस्या से, तो वो निर्देशन का काम नहीं करेगा, वो ट्रीटमेंट लेने के चक्कर में है, इसलिए सर हम आपसे सवाल, सहमत सर हैं। आपको सवाल जब से निर्देशन लिख दिया ना, आपका पैटर्न तुरंत बदल जाना चाहिए, क्योंकि का काम आपका कार्यकर्ता का ही रोल होगा। और बाय द वे सपोज अगर आप ऐसे में अगर सोचते समूह कार्य कौन करता है, निर्देशन भी हटा दिया जाए, सपोज मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ आपको, तो आप ऐसी कंडीशन पर भी कहेंगे, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि वहाँ व्यक्ति भी कौन कार्य कर रहा होगा समूह कार्य में काम। तो समूह कार्य में अगर वो व्यक्ति काम कर रहा है ना, तो प्राथमिकता के रूप में नहीं आएगा, वो सेकेंडरी रूप में आएगा। समूह बिल्कुल सर, बिल्कुल। सेकेंडरी रूप में, नहीं सर, प्राथमिकता में आपने ही कार्यकर्ता सही कहा सर, है ना, सही कहा सर। कार्यकर्ता। समूह कार्य का हमेशा नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता ही करते हैं। बिल्कुल बात सही, विकल्प आपका सही, यहाँ पर सी वाला सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। एक ऐसा स्तर होता है जिस पर हर समूह को रहना चाहिए। बात देखो सही है, यहाँ पे स्टेटमेंट है, बट यहाँ आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा शब्दों के भी। एक ऐसा स्तर होता है जिस पर हर समूह को रहना चाहिए, और जो व्यक्ति उससे बहुत ऊपर या नीचे होगा वह समूह भागिता की प्रक्रिया में बाधा डाल देगा। यह कथन किस विद्वान का है? तो देखो, मेरा कहने का मतलब है कि समूह का जो कार्य है, या जब भी समूह होता है तो विभिन्न अवस्थाओं के आधार पे भी होता है। आपने देखा भी है समूह कार्य की अवस्थाएं, है ना, अलग अलग विद्वानों ने, बेल्स ने, टकमैन, ट्रकर, नॉर्दर्न गर्लैंड ने अलग अलग तरीके से अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया था। ये बात सही है। और फिर आगे कही गई परिभाषा कि व्यक्ति उससे ऊपर या नीचे अगर होता है तो जो समूह में लोगों की सक्रिय भागीदारी होती है ना, वो होने में दिक्कत हो जाएगी। ऊपर नीचे होने का आशय दर्शाया गया एक प्रकार की समस्या को। हो सकता है कि कोई चीज़ें आपने सीक्वेंस से ना किया हो तो ऊपर नीचे कर दिया हो। इसका कहने का आशय ये भी बन सकता है, क्रमबद्धता वैज्ञानिक विधि आपने फॉलो ना करने की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस तरीके के आधार को परिभाषा बताने वाले अगर कोई विद्वान था तो वो बेसिकली मैकाइवर एंड पेज था। यहाँ पर विकल्प आपका बी वाला सही जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। समूह के सदस्य एकता एवं सहानुभूति की भावना। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, केश वर्क हो या ग्रुप वर्क हो या कम्युनिटी वर्क हो, इनमें एक सिंपैथी, एम्पैथी, सहानुभूति, समानुभूति जैसी क्रियाएं रिप्रेजेंट होती हैं, है ना, परिस्थिति के बट आधार पे। तो समूह के सदस्य एकता की बात होगी। ये बात देखिए, समूह के सदस्य, भाई जाहिर सी बात है, ग्रुप बना है तो एकता वहाँ पे डेवलप होगी। सहानुभूति की भावना से बधे होते हैं। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक दूसरे से जो लिंक है ना, एक तो या तो हो सकता है रीजन एकता हो, या तो एक दूसरे के लोग मदद करते हैं ग्रुप में, है ना, ऐसी क्रिया भी हो सकती है। तो सहानुभूति की भावना से वो एक दूसरे से बधे होते हैं, है ना, एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। और विचारधारा किस सामाजिक समूह की विशेषता के अंतर्गत समाहित हो रही है? अब ये जो विचारधारा आपके मन में आ रही है वो किसके अंतर्गत, विशेषता के अंतर्गत आ रही है? क्या ये सामान्य हित है? क्या ये ऊपर की जो लाइन है ये सामान्य व्यवहार है? क्या ये समूह आदर्श नियम है? क्या ये एकता की भावना है? यहाँ पे चारों विकल्प अपने आप में करेक्ट हैं, बट प्रश्न के आधार पर जवाब दीजिएगा मुझे। सर सामान्य हित।
सामान्य हित में सर देखिए आप ये बात कर सकते हो, लेकिन ये ऑटोमेटिक क्रिया है सर। अगर ग्रुप है, वो ग्रुप अगर है तो एकता सहानुभूति की भावना से बंधे रहेंगे, है ना, ये बात सिंपल सी बन जाती है। और सामान्य हित तो ये तो एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य है ही है ऑलरेडी समूह कार्य का, है ना। तो मैं आप लोगों से कहूँगा सामान्य हित के बारे में ना सोचें, यहाँ पे वो कार्य होता है, वो कार्य है एक प्रकार का। यहाँ तो बधे हैं ना, रीजन बताना आपको, वो कौन विशेषता है जो सामाजिक समूह की विचारधारा दर्शाती है। एक आप फिर तो सिर्फ समूह आदर्श नियम आएगा। आदर्श नियम का मतलब सिंपल सी बात होता है सर कि आपने जो एकता सहानुभूति, फिर वहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। एकता का आशय बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई नियम से बना कर रहे हैं, आचार संहिता, कोड ऑफ एथिक्स वगैरह से हैं, कार्य कर रहे हैं, और देखो समूह में बेसिकली कानून हो गया, नियम हो गया, मानदंड हो गया, ये सब सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो कभी नियम और मानदंडता वगैरह, जैसे अगर आप ये कहो कि मैंने बहुत कड़ाई से काम किया भाई, नियम बना दिया कि आपको सबको मदद करनी ही पड़ेगी आपको, तब जरूरी थोड़ी ना कि हर व्यक्ति आपको मदद करेगी। ये वजह नहीं है कि सामूहिक भावना से बधा है और एकता से वो सदस्य बेसिकली क्रिया है। ये भी आपका सही नहीं है, सी वाला भी, है ना। ये जरूरी थोड़ी सर इसको नियम का मतलब एक सिंपल होता है सर कि आपको फॉलो करना है ना, नियम मतलब बने रहना ताकि ग्रुप में कोई असामाजिक व्यवहार ना हो सके। हाँ सर क्या कह रहे हैं बताइए। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ जैसे इसका आंसर है उसके बाद सर एक्सप्लेन करना है सर इसे अच्छे से। देखिए बिल्कुल मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी। अब समझिएगा बात को, जैसे मैंने कहा एकता की भावना, देखिए समूह के सदस्य बेसिकली सर सिंपल शब्दों में, है ना, बहुत ही आसान भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ तो इस प्रक्रिया में कि एकता और सहानुभूति, सहानुभूति का मतलब आपको पता है ना, एक व्यक्ति अगर मान लीजिए दुखी है, आपने उसको भी देखकर दुखी हो गए, है ना, विचार आप प्रकट करने लगे, तो वो एक प्रकार की एकता की भावना। किसी बड़े समूह या समुदाय का हिस्सा होने की जो भावना होती है सर, किसी बड़े समूह या समुदाय की बात मैं कर रहा हूँ, वो बेसिकली होती है एकता की भावना। खेल टीम को ले लो, सोचो एक बार। क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। धार्मिक समूहों को ले लो, आप ये सब सोचो, आजकल तो बड़ा चल रहा है धर्म को लेकर, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, आप लोगों ने अच्छी तरीके से न्यूज़ वगैरह में देख रहे हैं, आजकल खूब चल रही है। तो धार्मिक समूहों को लेकर, राष्ट्र जैसे कई तरह की स्थितियों में देखने को मिलती है, वहां पर एकता की भावना से जुड़ी बातें शामिल होती है, और वहीं आप सामूहिक भावना से बंध जाते हैं, है ना। ये सामूहिक बन भाई, अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना, वो मुस्लिम कहेगा अपने भाई अपने मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाना, ईसाई चर्च, बहुत सारे धर्म है, इन सभी चीज़ों को लेकर मैं बात करता हूँ, विकल्प केवल और केवल डी सही जाएगा, है ना। तो एकता की भावना समूह के सदस्यों के बीच अपनेपन, वफादारी, साझा मूल्यों की भावनाओं से जुड़ी होती है। एकता की भावना सामाजिक मनोविज्ञान का एक अहम पहलू माना जाता है, ठीक है। एकता की भावना से जुड़ी एक कहावत है, एकता में बल होता है, ये बड़ी बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा जब चौथी पांचवी क्लास में रहे होंगे। इसका मतलब आप जानते होंगे कि जब हम एकजुट रहते हैं तो हम मजबूत रहते हैं और लगभग किसी भी समस्या का सामना आसानी से कर लेते हैं। वही बातें हैं यहाँ पर, एकता की भावना, यही चीज़ें रिलेट करा रही हैं आपको, है ना। तो यहाँ विकल्प आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखेंगे, जरा एक बार इस प्रश्न पर तर्क करिएगा और विचार करिएगा, अच्छा जवाब देने का प्रयास करेगा आप लोग। समूह कार्य के सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब बात है सिद्धांत को, और सोचना होगा एचबी ट्रेकर को। अब मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, जवाब ढूंढिए। यहाँ पर पहला है समूह निर्माण को सुनियोजित होना, दूसरा समूह कर्मी और समूह का प्रयोजनात्मक संबंध जरूरी नहीं है, तीसरा कहता है समूह के कार्य का मूल्यांकन एक दिन के अंतराल पर होना चाहिए, चौथा कहता है समूह को अपने साधनों का उपयोग करना चाहिए। जरा जवाब ढूंढने का प्रयास करिएगा, विकल्प आपके सामने है। सर ऑप्शन डी है इसका। अच्छा जी, यदि आपने एक ट्रिक बताता हूँ, आप लोगों ने शायद 22 दिसंबर को वो चीज़ें भी किया होगा, वही चीज़ें यहाँ पर भी बता रहा हूँ। देखिए आपको ये बात तय है कि समूह को अपने साधनों का उपयोग करना ही चाहिए, ये सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चार अगर आप ढूंढेंगे तो आपको एक तीसरे में मिलेगा, एक चौथे में मिलेगा, पहला और दूसरा तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे वाले को और पहले वाले को। तीसरा कहता है कि समूह के कार्यों का मूल्यांकन एक दिन के अंतराल पर होना चाहिए। देखिए ये कहना उचित होगा कि समूह के अगर कार्य हो रहा है तो एक दिन के मतलब कंप्लीट केस, अगर एक दिन तो आपको लग जाएगा अध्ययन करने में, फिर डायग्नोसिस कारण को निकालने में, निदान को। आप बताओ इतने आसानी से हो जाता है काम? नहीं। ऐसे में तो 3 दिन में एक व्यक्ति की समस्या समाधान, 3 दिन में।
है ना। इस हिसाब से तो, या तो इस हिसाब से देखा जाए प्रश्न के आधार पर, तो एक ही दिन में समस्या का समाधान हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, फिर नहीं हो पाया तो फिर अनुवर्ती कर लेगा, फॉलोअप कर लेगा अगले दिन, फिर वही काम कर लेगा अगले दिन अनुवर्ती, तो बार बार अनुवर्ती करते रह जाएगा वो, ऐसे काम नहीं होता है, इसलिए थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए। अब हाँ, पहले की बात करते हैं। समूह का निर्माण जो है सुनियोजित होता है, और नियोजन का सिद्धांत मैंने एचबी ट्रेकर में पहला ही सिद्धांत लिखवाया था, आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, पहला आपका यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। तो इस आधार पे सुनियोजित सिद्धांत एक था उसका एचबी ट्रेकर का, और एक अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने आपको नोट करवाया था संसाधनों का उपयोग का सिद्धांत था एचबी ट्रेकर का। सबसे लास्ट का नहीं, लास्ट का तो नहीं है, सबसे साधनों का लास्ट में आता है। अरे भैया ऐसा मत कहो यार, संसाधनों का सिद्धांत नहीं था, 10 सिद्धांत नहीं सर, अरे सर मैं ये कह रहा हूँ, सर मैं ये कह रहा हूँ लास्ट में है, लास्ट में है। अच्छा वही बात है, मैं सोचा आप कह रहे हो कि है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ विकल्प आपका पहला और चौथा सही हो जाता है सर, इसलिए विकल्प आपका डी वाला सही चला जाता है ना। क्लियर है? राइट राइट राइट, यस क्लियर। देखो यही आप लोगों को दिसंबर के पेपर 2022 में ऐसे ही पढ़ के करना होता है। सवाल केवल आप जब पढ़ेंगे ना तब ऑटोमेटिक है। देखो अब ये देखो सवाल, समूह के प्रयोजन के संदर्भ में, मतलब अब जो भी बातें हो रही है तो समूह के प्रयोजन में हो रही है। अच्छा देखो यहाँ प्रयोजन लिख रहा है, योजन लिख रहा है, उपयोग लिख रहा है, ये कोई ट्रेडिशनल केवल शब्दों का यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा मीनिंग नहीं होता जिससे आप रूबरू ना हो। प्रयोजन का मतलब किसी क्रिया को करने, हम नहीं कहते चलो कार्यक्रम प्रयोजन को, मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे किसी चीज़ को स्टार्ट करने में, किसी चीज़ की बनाने में, प्लानिंग के रूप में आप ऐसे भी कह सकते हो। तो समूह के प्रयोजन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इस ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है। गलत बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 में गलत कौन सा हो सकता है? देखो नेतृत्व की क्षमता वाले व्यक्ति, देखिए जो नेतृत्व की क्षमता वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को विकास के अवसर प्रदान करना चाहिए, ये बात देखो सही है। लीडरशिप में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो क्या ये स्टेटमेंट से आप सहमत हैं कि नेतृत्व की क्षमता वाले व्यक्तियों का विकास अवसर? हाँ सर, सर बिल्कुल सहमत है। जब आप अवसर, देखो मैं बताऊं, जहां भी आप ट्रिक बना लीजिए, जिस ऑप्शन में अवसर मिले वह ऑप्शन हमेशा सत्य होता है। आज नोट कर लीजिए, अभी बहुत प्रैक्टिस करेंगे आप लोग आने वाले समय में, जहां जहां अवसर मिलेगा वहां वहां टिक मारिएगा सही का, और आपको सही साबित होगा वहां पे, और ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट बन जाता है। अवसर ढूंढना है गलत को, लोगों को सामाजिक स्थिरता के लिए तैयार, ये देखिए सिंपल शब्दों में बताऊं, गलत पहले, यहां सामाजिक स्थिरता लिखने की वजह आप बताइए। सामाजिक स्थिरता के लिए तैयार करोगे, स्थिरता का मतलब क्या होता है? रुक जाना सर, एक ही रुक जाना, बिल्कुल। यहां अगर हम बात करते हैं स्थिरता का शब्द का मीनिंग में, किसी स्थिर होने की अवस्था बताना या उसके गुण को बताना, स्थिति में बताना, उसकी दृढ़ता में बताना, बिना परिवर्तन के जारी रहने की क्रिया को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ स्थिर शब्द जो है, एक प्रकार से अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन आपका जो जा रहा है यही ऑप्शन सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गलत यही है। हाँ मैडम, अभी कुछ टाइम बाद कॉल करता हूँ आपको, ठीक है। ढूंढ लेते हैं। देखिए तीसरा वाला कहता है लोगों को अवकाश का इस्तेमाल सकारात्मक रूप से करना चाहिए। ये तो देखो सही है, लोगों को अवकाश का इस्तेमाल सकारात्मक रूप में करना चाहिए। मतलब बताऊं, जैसे मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम रखा और उसमें ना सकारात्मक क्रियाएं सिखानी है लोगों को, और वो क्रियाएं बेसिकली आपको वहां पे रेस्ट भी देना है, अवकाश भी देना है, और वो उन्हें सिखाना भी है। तो आपको बताऊं, एक होता है मनोरंजनात्मक एक्टिविटी। आप मनोरंजनात्मक एक्टिविटी समझ गए होंगे कि कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए जिससे उनका शारीरिक जो गतिविधियां हैं उसमें भी उनका विकास हो सके, है ना, अपने आप को वो फुर्ती या मान सके, और उनका कार्य भी हो जाए एक प्रकार से, ठीक है, और अवकाश का भी बेनिफिट हो जाए। तो इस तरीके के कार्य होते हैं, मनोरंजनात्मक एक्टिविटी इसको बोला जाता है। आप जैसे योगा करवा रहे हैं, ठीक है, वो भी मनोरंजनात्मक एक्टिविटी का पार्ट आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई दौड़ वाले एक्टिविटी करवा रहे हैं, ठीक है, युवाओं वगैरह को लेकर, तो उसमें भी हो जाता है। कोई एक्टिविटी या फनी जोक वगैरह बता रहे हैं तो लोग हंस भी रहे हैं, वो भी एक प्रकार की एक्टिविटीज़ हो जाती है ना। खाली समय में बेसिकली आपने सकारात्मकता का यूज़ कर लेते हैं तो भी समूह का प्रयोजन होता है, और ये बात सही है। ठीक है, ये भी सही है। गलत ढूंढना था, गलत आपको मिल चुका है, जो ऑप्शन वाला बी है। चौथा कहता है कि व्यक्तियों को शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक असमायोजन की स्थिति में समायोजन स्थापित करना होता है। बिल्कुल बात सही है, ये तो साफ शब्दों में सही है आपका।
केवल बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब अगर आपने अंतः समूह के बारे में पढ़ा है तो इस सवाल को सही तरीके से डिफाइन कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज बताइए। अंतः समूह, मुझे याद है मैं कल आप लोगों को पढ़ाया था अंतः समूह। सर अंतर समूह के सदस्यों में हम की भावना होती है। ये सही स्टेटमेंट बताने हैं अंतः समूह को। ओके, सर फर्स्ट हाँ सर ये फर्स्ट ही है, फर्स्ट सही है। फर्स्ट सही है। चलो मैं आपको बताऊं। अंतः समूह बाह्य समूह का एक अवधारणा, एक वर्गीकरण आता है सर, वो नाम आता है समनर का। समनर का। सन 1906 में एक फोकवेज करके किताब लिखी जिसको हिंदी में कही गई जनरीति। और अब मैं आप सभी को बता दूं कि आप में से जो बच्चे बताए हैं कि हम की भावना पाई जाती है अंतः समूह में, और ये स्टेटमेंट आपका फिर सही चला जाता है। तो अंतः समूह के सदस्यों के बीच में भाईचारों की भावना होती है, इसलिए हम की भावना है। अंतः समूह के सदस्यों को अपने समूह के प्रति संलग्नता की भावना होती है, इसलिए भी फीलिंग है। अंतः समूह के सदस्य बाहरी समूह के प्रति द्वेष और श्रेष्ठताहीनता की भावना रखते हो, उस प्रक्रिया में भी आप कह सकते हो वी फीलिंग का पार्ट होता है। लेकिन एक शब्द आता है दे फीलिंग, जो दे फीलिंग होता है वो बाह्य समूह का पार्ट होता है। तो अंतः समूह के विकल्प में अगर बी में बात करें, अंतः समूह के सदस्य सुख दुख से परे होते हैं, गलत जवाब। अंतः समूह का आकार हमेशा बड़ा होता है, ये कहना उचित नहीं होगा। जिस ऑप्शन में हमेशा लिखा हो वो ऑप्शन आपका सदैव गलत होता है, ये बात आप ध्यान रखें। और अंतः समूह के अंतर्गत हितों में संघर्ष की स्थिति देखी जाती है, ये जरूरी नहीं है भाई, यहाँ पे सार्वभौमिकता के रूप में आप इसे ना रखें। अतः मैं आप लोगों से कहूँगा कि पॉइंट डी भी आपका गलत है ना। हितों में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, अगर हितों में संघर्ष होता तो फिर अंतः समूह क्यों होता, फिर तो वो बाह्य समूह का पार्ट होता। ठीक है, यहाँ विकल्प केवल पहला सही जाएगा, और जिन बच्चों ने ए जवाब दिया है उनका सही जवाब है। ये सवाल बताइएगा कि कौन किससे रिलेट कर रहा है, कौन किससे रिलेट हो रहा है, ये सवाल आप सर ऑप्शन दिखा दीजिए सर, ऑप्शन। अरे ऐसे ही बताइए ना, ऑप्शन दिखा दूंगा तो चलो। अच्छा लो, ऑप्शन भी दिखा देगा आपको, चलो बता दो। अभी भी नहीं दिख रहा है, एक मिनट। सर सी ऑप्शन है इसका। सी ऑप्शन डालो। चलिए, यहाँ जो है समूह, मैंने आपको कहा था, याद होगा, व्यक्तियों का संग्रह होता है। सर डी ओवर डी ऑप्शन। नहीं मैडम, समूह व्यक्तियों का संग्रह होता है, ये तो कल मैंने विशेषता में 7 शब्दों में लिख पाया था समूह में, और ये बात अभी सही भी है। समझाया सर ऊपर, अभी भी समझाया सर ये ऊपर थोड़ा सा पहले। हाँ, एक सवाल आया था ऊपर, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, एक सवाल आ रहा है, ऊपर आया था। समाज फिर कहता है, तो समाज बेसिकली इस अनिवार्य सदस्यता को बताता है। संस्था की बात कर लेते हैं, तो संस्था के परिप्रेक्ष्य में संस्था जो होती है वो देखिए सापेक्षता स्थायी होती है। यहाँ पर मैंने आपको अभी गति और है ना। और अंतः समूह में जहाँ व्यक्ति का अनेक समूहों के संबंध में होता है, जहाँ बेसिकली हम फीलिंग का भी पार्ट है, इसमें बन जाता है ना। अंतः समूह के सदस्यों को अपने समूह के प्रति संलग्न की भावना होती है, ये बात सही है। लेकिन जो बाह्य समूह होता है, सदस्यों के प्रति विमुखता की और शत्रुता की भावना होती है उसमें, है ना, उन संदर्भ में होता है। समूह के बारे में समानता को रख के ध्यान में रखते हुए उनको जागरूक करने की बात, तो अनेक समूहों के संबंध में हो सकता है एक्टिविटीज। विकल्प अगर हम बात करें तो सी वाला ही सही जवाब था, विकल्प सी सही था। क्वेश्चन नंबर 13 में बताइएगा, मैंने कल आप लोगों को थोड़ा सा पहले, आप यहाँ पे बताइए, फिर मैं ऑप्शन दिखाऊंगा। अगर ऑप्शन दिखाऊंगा तो ये क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपके सामने। अपने मन से एक बार थोड़ा सा इसका जवाब बताने का प्रयास आप सभी लोग करें। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ निरंकुश नेतृत्व वाला व्यक्ति, शायद मैंने कल इसकी सर पहला होगा इसका, ए का सर पहला होगा। नहीं सर, देखो यहाँ एक है ना, निरंकुश जो नेतृत्व वाले हैं वो नेता अपनी धारणा और दृष्टिकोण के अनुसार अपने साथियों का मूल्यांकन करने की परिप्रेक्ष्य में, है ना, वहाँ ये नाम आपका सही जाएगा। ए वाला अगर हम बात करते हैं, ये तो इसमें समूह शक्ति सर्वोपरि है, और समूह शक्ति सर्वोपरि सर प्रजातांत्रिक, यस क्लियर सर, लोकतांत्रिक आपने पढ़ा होगा, उस क्रिया में इसका नाम सर सही चला जाता है। तो लोकतांत्रिक नेतृत्व, सहभागी नेतृत्व एक ऐसी नेतृत्व शैली है जिसमें प्रबंधक टीम के सदस्य के साथ मिलकर निर्णय लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि समूह शक्ति सर्वोपरि हुई। लोकतांत्रिक नेता टीम के सदस्यों को सशक्त बनाता है और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद भी करता है। उस प्रक्रिया में सर प्रजातांत्रिक रिलेट हो जाएगा पहले से।
उत्तरदायित्व, फोर्थ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही जवाब, उत्तरदायित्व। इस भावना के कारण उसमें सबके प्रति प्रेम, कर्तव्य और निष्ठा जैसे गुण उभरते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और एक होता है बहिर्मुखता, नेता में वाक चतुर्थ अधिक होना। वाक चतुर्थ मतलब जानते हैं क्या होता है? बात कर, चहुमुखी, हाँ सर, चहुमुखी ज्ञान। आप ऐसा भी कह सकते हो, चौमुखी ज्ञान की प्रक्रिया को भी रिलेट कर सकते हो। बिल्कुल आपका यहाँ पर स्टेटमेंट, आपको वो चीज़ें बन सकती हैं। हालांकि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वाक के परिप्रेक्ष्य में, तो वाक बेसिकली वाणी से है, जहाँ हम ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि उसे बोलने का शैली, बातचीत करने का तरीका पता हो, और साथ ही साथ वो चहुमुखी विकास पर भी बात कर सके। तो नेता में चहुमुखी या सर्वांगीण चारों तरफ से वो बेसिकली सक्षम हो, तो उस व्यक्ति को बहिर्मुखता के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि अंतर्मुखता के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। और विकल्प आपका यही जाएगा। अब देखिएगा जिस ऑप्शन में 1 का 2, 2 का 1, फिर 3 का 4, 4 का 3, वो विकल्प आपका सही चला जाएगा। तो 1 का 2, बी का 1, ऑप्शन नंबर आपका पहला, ये वाला विकल्प सही गया। अब ऐसे सवाल आपको मिलेंगे 14 से लेकर 17 तक, 3 प्रश्न मिलने वाले हैं। तीनों प्रश्न अपने आप में बहुत ही सक्षम होंगे। यही प्रश्न आपको बेसिकली डिसाइड करते हैं जीआरएफ वगैरह में नंबर वगैरह गेन करने में, ठीक है। बाकी तो प्रश्न फैक्ट पे था, वो सभी लोगों को पता है भाई, सभी लोग कर लेंगे। लेकिन अब आप किस तरीके से सोचते हैं 14, 15, 16, 17, ये 4 प्रश्नों में मैं आप लोगों को देखना चाहूँगा। पहला विकल्प अगर मैं बोलूँगा तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। पहला विकल्प कहता है ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये आपका दूसरा विकल्प होगा। तीसरे में ए सही है किंतु आर गलत हो जाएगा, और चौथे में ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। ये बेसिकली मैं आपको दिखाता रहूँगा बीच बीच में भी। तो पहला पढ़ते हैं इस सवाल में, कहता है कि समूह किसी भी समूह किसी भी ऐसे समवाय को कहते हैं जिसमें सामाजिक प्राणी एक दूसरे से स्पष्ट सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। समवाय का मतलब एक प्रकार से समन्वय, एक प्रकार से समवाय, ठीक है सर। ये है। तो कहने का मतलब आप ये समझने का प्रयास करिए कि जैसे मैंने कहा कि समूह किसी भी ऐसे झुंड या राशि या समूह या समन्वय को कहते हैं जिसमें सामाजिक प्राणी एक दूसरे से स्पष्ट सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। क्या ऐसी बात समूह के रूप में सत्य है? यस या नो? यस। देखो, समवाय शब्द जो मैं ऊपर बता रहा हूँ, आप इसको कुछ अलग मत समझिएगा, ये शब्द झुंड से आप लगा लीजिए। समूह किसी भी ऐसे झुंड को कहते हैं जिसमें ना सामाजिक प्राणी एक दूसरे से स्पष्ट सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, और ये बात सही है। सहभागिता भी इसे कह सकते हैं क्या सर? समवाय को सहभागिता? नहीं सर, स्वभाव तो अलग हो जाएगा। नहीं, सहभागिता कोऑर्डिनेशन, नहीं, पार्टिसिपेटरी भी नहीं कह सकते आप। पार्टिसिपेटरी अलग है। समूह किसी भी ऐसे सहभागिता को कहते हैं। सहभागिता मतलब एक प्रकार से एक ऐसा कह लीजिए कि लोग उसमें आ रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसी बात बन जाती है वहाँ पे। सहभागिता में लोगों का जमावड़ा झुंड के रूप में कहेंगे तो वो बेसिकली क्या है, वो चीज़ें ग्रुप में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। पार्टिसिपेट में क्रिया चलती रहती है ना, उसमें बात समझ रहे हैं ना? जी सर। कारण कहता है कि समूह के सदस्य आपस में अंतर्वैयक्तिक संचार के परोक्ष के रूप में प्रभावित होते हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि भाई परोक्ष होता क्या है। परोक्ष का मतलब सिंपल होता है जो सीधे से ना हो या ना किया जाए। परोक्ष इसका मतलब ये भी होता है कि जो देख ना पड़े, जो सामने ना हो, जो प्रत्यक्ष ना हो, जो परोक्ष हो। सिंपल बात। उन संदर्भ में गुप्त या रखने की बात कर रहा है। दूसरी बात कहता है अंतर्वैयक्तिक संचार, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पता होगा अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत या अंतर्वैयक्तिक। हाँ सर क्लियर। एक बार होल्ड रखना, जाओ थोड़ा सा आप लोग। हाँ हेलो। अंतर्वैयक्तिक, ठीक है, संचार। तो अंतर्वैयक्तिक संचार या आंतरिक संवाद, स्वयं के साथ संचार या आत्मचर्चा करना, स्वयं के साथ। तो बताइए जरा, समूह के सदस्य आपस में स्वयं के साथ संचार या आत्मचर्चा करते हैं जो परोक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। क्या
नहीं करते हैं ये सर। आपका सही है, बताइए, यस या नो में जवाब दीजिएगा। नहीं। क्वेश्चन नंबर सर आंतरिक तो नहीं करते सर। आंतरिक संचार सही है सर, देखिए सही है मैं सर स्टेटमेंट सर। यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इस विकल्प में ना ए भी सही है, और आपका अगर हम बात करते हैं 14 में तो आपका ये भी स्टेटमेंट सही है। एक मिनट होल्ड हो रखिए। सकता है आंतरिक। हाँ ये हो सकता है। देखिए सर मैं बता दूं, सिंपल सवाल है, मैं यहाँ पर बताऊं, ये स्टेट समूह के सदस्य आपस में अंतर्वैयक्तिक संचार के परोक्ष से रूप से प्रभावित होते हैं। देखो अंतर्वैयक्तिक संचार पारस्परिक संचार से अलग होता है ना, ये सिंपल बात है। और अंतर्वैयक्तिक संचार में आप ये केवल एक सेंटेंस में याद रखिए, स्वयं के साथ संचार करना या आत्मचर्चा करना, आत्मचर्चा करना, और उसे हम लोग कहेंगे अंतर्वैयक्तिक संचार। और जो सीधे तरीके से ना हो, जिसका मतलब बेसिकली जो प्रत्यक्ष ना हो, अप्रत्यक्ष हो, समूह के सदस्य आपस में बेसिकली आप सोचिए आत्मचर्चा जो कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से बेसिकली नहीं प्रभावित होता है। ये गलत लिखा हुआ है सर समझ में नहीं आ रहा। ये आपको बता दूं, मैं, आप सुनिएगा मेरी बात को, समझ में आएगा आपको। परोक्ष का मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्ष ना हो, प्रत्यक्ष ना हो, ये तो समझ में आ गया परोक्ष का मतलब। यस। अंतर्वैयक्तिक का मतलब क्या होगा? अंतःचर्चा, है ना। अंतर्वैयक्तिक का मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे आप लोगों के लिए? अंतःचर्चा बन जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? मतलब आपने अंतर संबंध में या अंतर चर्चा परिचर्चा में या उसके संचार में जब स्वयं के साथ बातचीत करते हैं तो वह बेसिकली आप लोगों का कहलाता है आत्मचर्चा। क्या कहलाता है? आत्मचर्चा कहलाता है। स्वयं के साथ संचार कर लो, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्वयं के साथ चर्चा, स्वयं के साथ। अब बताओ, समूह के सदस्य आपस में स्वयं के साथ चर्चा को प्रत्यक्ष ना होकर या उस प्रक्रिया में ना होने के प्रक्रिया में वो प्रभावित होता है, या वो परोक्ष रूप से प्रभावित होता है। यहाँ परोक्ष लिखा है तो आप इसे प्रत्यक्ष मत समझिए, ये प्रत्यक्ष के रूप में अप्रत्यक्ष समझ लीजिए, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अब बताइए, अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि समूह के सदस्य जो आपस में हैं वो स्वयं के साथ आपस में स्वयं के साथ चर्चा करते हैं। ये बात देखो सही है, यहाँ तक अंतर्वैयक्तिक चर्चा तक सही है। अब कहता है कि वो परोक्ष रूप से प्रभावित होता है। क्या ये बात सही है? परोक्ष रूप से सर ग्रुप में प्रभावित होता है। सर मेंबर रहते हैं, ग्रुप में मेंबर हाँ रहते सर। हैं और कम्युनिकेट करते हैं तो इनडायरेक्टली एक दूसरे से इन्फ्लुएंस तो होते हैं, प्रभावित तो होते हैं ना सर। हाँ तो वो प्रत्यक्ष बिल्कुल रूप सर, होगा ना बिल्कुल। सर, वो तो प्रत्यक्ष रूप, आप सही बोला, तो प्रत्यक्ष रूप बता रहे हो आप। सर मैं वो बोल रहा हूँ, अकेले में, देखिए आप देख, एक होता है सर लीनियर कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन लीनियर कम्युनिकेशन। नॉन लीनियर में होता है कि सर डायरेक्ट फीडबैक नहीं होता है, उसके प्रभाव से आप मतलब फीडबैक लेते हो कि हाँ हमने जो बात कही तो उस पर उसका चेंजेस, उसका प्रभाव दिख रहा है, उसमें बदलाव है, तो कहीं ना कहीं वो भी सर फीडबैक में इनडायरेक्ट में काउंट देखो, होता है सर। नहीं, वही तौर आप पे ये बात कही गई। इनडायरेक्ट के रूप में, मैं ये कह रहा हूँ इनडायरेक्ट रूप में संचार देखो तब प्रभावित होता है, समूह के सदस्य आपस में अंतर्वैयक्तिक संचार को बेसिकली अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अप्रत्यक्ष के रूप में किस तरीके से आप बता रहे हो? आप फीडबैक के रूप में। जी सर, जैसे आप उन लोग का मान लीजिए 10 ग्रुप है सर, हाँ। हम दोनों एक दूसरे से, हम आप उन लोग सब कोई एक दूसरे में कम्युनिकेट करता है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या है, तो कहीं ना कहीं वहाँ डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट भी तो एक दूसरे का सर इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित तो करता है ना सर कम्युनिकेट नहीं करने। सर, वही चीज मैं बात बोल रहा हूँ। नहीं वो नहीं होगा सर। मैं आप देखो, मैं ग्रुप चला रहा हूँ, कई ग्रुप हैं, आपस में आप लोग वहाँ पर दो लोग हैं बात कर रहे हैं, सपोज मान लो स्वयं में दो लोग बात कर रहे हो, आपस में चर्चा कर रहे हो, उससे ग्रुप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो आप दोनों लोगों की बात है, बहुत करके तीसरे बता दोगे, चौथे से बता दोगे, वो हमें नहीं प्रभावित करेगा, ग्रुप के सभी सदस्य को नहीं प्रभावित करेगा। हाँ, इस समय अगर जो बात हम लोग कर रहे हैं ये प्रत्यक्ष रूप से है, यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं ये प्रत्यक्ष रूप से सभी लोग सदस्य हैं, यहाँ सभी को प्रभावित होना पड़ता है, सभी लोग प्रभावित हो जाएंगे यहाँ पे। अब बाद में क्लास समाप्त होने के बाद आपस में दो लोग बात किए तो वो दो लोगों तक ही सीमित रह गई वो बातें, बहुत होगा तीसरी तक पहुंच जाएगा और आप ही में से दो में से कोई बता देगा,
है ना। तो वो सर यहाँ यहाँ समूह लिखा है ना सर, यहाँ तो समूह समूह तो के- समूह के सदस्यों की बात मैं कर रहा हूं सर, समूह के सदस्य की ही बात मैं कर रहा हूं। मैं समूह, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए समझिए, यहाँ पे मैं एक समूह बनाता हूं, मान लीजिए ये समूह है, और इस समूह में लगभग मान के चलिए कि 8-10 लोग हैं, ठीक है। अब ये दो व्यक्ति मान लीजिए आपस में बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली अंतर वैयक्तिक चर्चा हुई, बात सही है। अब इन दोनों व्यक्तियों की वजह से आप ये सोच रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से इनको प्रभावित किया है। इनको, इन दोनों में आपस में अगर चर्चा पर चर्चा हुई है, तो ये दोनों आपस में पर चर्चा की। यहां पे अगर ये प्रत्यक्ष रूप से होते हैं तो यहां फिर दोनों नहीं होता, फिर ये सबके लिए हो जाता है, ये प्रत्यक्ष सबके लिए बन जाता। परोक्ष था, परोक्ष कहने की वजह से अंतर व्यक्ति में दो व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो दो व्यक्ति रूप में अगर बात हो रही है तो यहां सभी को प्रभावित नहीं होगा सर। ये गलत स्टेटमेंट है आपका, ये जो कारण दिया गया है ये गलत लिखा गया है। परोक्ष रूप से प्रभावित करता है कह रहा है अंतर वैयक्तिक संबंध। स्वयं पर चर्चा हो रही है, दो लोगों पर अंतर चर्चा कर रहे हैं, स्वयं में बात कर रहे हैं, आत्म चर्चा हो रही है। आत्म चर्चा कैसे सर ग्रुप को प्रभावित करता है? सर इसमें सर, दो मेंबर तो नहीं लिखा भी है ना सर इसमें? अरे दो मेंबर नहीं दिखाया सर, दो मेंबर, मैंने आत्म चर्चा बोल रहा हूँ। आत्म चर्चा नहीं सही चर्चा। सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि अंतर व्यक्तिक संचार को परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, तो मैं ये करेगा आप- ही नहीं ना, क्योंकि आप- ये दो व्यक्तियों का जो संवाद है वो बाकी समूह के जो सदस्य हैं उन तक पहुंचेगा ही नहीं। उनके तो सर बिल्कुल, सही उन कह पर रहे हैं। बिल्कुल भी प्रभावित नहीं। आप देखो, कंफ्यूज ना हो सभी लोग, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ। अंतर वैयक्तिक संचार कभी भी जो स्वयं की जो आत्म चर्चा होती है वो आप सोचो कि सभी को प्रभावित करे, ये गलत होगा। और ये कह रहा है परोक्ष रूप के रूप में प्रभावित होता है, यहाँ ये स्टेटमेंट गलत है। केवल आपका ए सही है और आर गलत है। इस सवाल में जो विकल्प नंबर आपका सी जाएगा सर, ऑप्शन सी होगा। हाँ वो ऑप्शन आपका सी जाएगा। ये सार्वभौमिक सत्यता पर आधारित है। यदि आप लोगों को कोई मन में लग रहा है, आपका डाउट है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का, बाकी इस पे हम नहीं भी डिस्कशन सही है सर, सही है सर। ठीक है। ये परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों दो चीज होता है, तो परोक्ष मतलब आपस में जो बिल्कुल। संवाद है दो लोगों का वो होगा। बिल्कुल। वो आप जो बोल रहे हैं वो सही है। बिल्कुल अप्रत्यक्ष यानी समूह के साथ में हम बात कर रहे हैं वो होगा। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। सर इसमें अभी भी कंफ्यूजन है सर, मुझे कोई सर बात इसमें नहीं अभी भी सर, आप कंफ्यूजन उसका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप निश्चिंत रहे, आप ग्रुप में एक बार जरूर मैसेज करिएगा उस क्वेश्चन को, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके संबंध में मैं कुछ आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप पढ़ेंगे तो उससे और भी आपके डाउट स्पष्टीकरण हो जाएंगे, ठीक है ना। बट मैं Thank you, आप लोग thank you, sir. कहूंगा कि आप डाउट मत बनाए रखिएगा। परोक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष के रूप में होता है, और अंतर वैयक्तिक संचार का मतलब होता है आत्म चर्चा, स्वयं के साथ चर्चा, ग्रुप के साथ, ग्रुप में स्वयं के साथ चर्चा। और स्वयं के साथ का मतलब हो गया कि भाई हो सकता है कोई वही व्यक्ति हो, या तो आप एक के साथ एक और व्यक्ति हो, स्वयं के साथ चर्चा हो रही है। समूह के सदस्यों के साथ चर्चा नहीं हो रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसमें उनके साथ होगी तो परोक्ष रूप में नहीं होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा। अभिकथन ए में कहता है आधुनिक समाज समूह में अनुभूति होना व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। आधुनिक समाज समूह में, आज के समाज का समूह की बात कर रहा हूं, अनुभूति होना व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या ऐसा होता है या ऐसा है? करेक्ट जवाब है। एक बार और आधुनिक सर, समाज एक बार। समूह सही में है सर। अनुभूति होना व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज के बारे में ये बात सही है। फिर कहता है आधुनिक समाज में, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे भी आधुनिक लिखा है, यहाँ पे भी आधुनिक लिखा है। बहुत बच्चे ट्रिक बनाते हैं इस तरीके से, कहते हैं व्याख्या हो रही है, लेकिन ये बात ध्यान रखें, अभी मैं बताऊंगा इसको, उसको सोच के मत लगाइएगा। आधुनिक समाज ने अपने संगठन की प्रकृति के अनुसार समूह के महत्व को एक नवीन दिशा प्रदान करता है। क्या बात सही है? आधुनिक समाज अपने संगठन के नेचर के अनुसार, अपने नेचर, जो उसका संगठन का नेचर है, सही है सर। नेचर के अनुसार समूह के जो महत्व है, जो इंपॉर्टेंस है, उसको एक नई दिशा देता है। ये भी बात सही है। सही है सर। अब आप बताइए व्याख्या है या नहीं है? व्याख्या है या नहीं है? दोनों स्टेटमेंट सही आ गए हैं, ये बात नहीं? व्याख्या तो है। नहीं है सर। व्याख्या है। अच्छा व्याख्या है। चलिए एक बार आप बताइए, जिन्होंने कहा व्याख्या है वो कैसे है, जरा एक बार स्पष्टीकरण करिए, कैसे है बताइए। सर वो सर जो संगठन की प्रकृति है सर, प्रकृति के अनुसार वो समूह का जो महत्व है उसको नवीन दिशा प्रदान कर रहे हैं। दैट्स मीन मतलब व्यक्ति का जो मतलब व्यवहार है उसको भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में नहीं, ये तटस्थ बात केवल आपने कारण के बारे में बताया।
जो व्याख्या होता है सर, इसका मतलब होता है कि आर ए की व्याख्या कर रहा है। ये आर जो है कैसे डिफाइन कर रहा है ए को, ये बताइए। आर वाली लाइन ए को कैसे डिफाइन कर रही है? केवल आपने आर के बारे में बताया, और भी कोई बच्चा? सर सोशल ग्रुप को सर ऊपर वाला जैसे आधुनिक समाज समूह की अनुभूति होना व्यक्ति के लिए, क्योंकि सर ग्रुप जो है ना सोशल ग्रुप, वो मॉडर्न के हिसाब से व्यक्ति को भी होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे जो ग्रुप के मेंबर है या ग्रुप है, और उसके अकॉर्डिंग सर ये बोल रहा है कि जैसे मॉडर्न के हिसाब से जैसे अभी चल रही है टेक्नोलॉजी, उसी के हिसाब से जोड़ना अपने संगठन को अपने ग्रुप के अनुसार। समूह का महत्व इम्पोर्टेंस जो आपको नए दिशा, नए अग्रसर आगे की तरह इन्फ्लुएंस करेगा, बढ़ाएगा, दोनों एक हाँ। दूसरे के साथ सर ये भी है सर, प्रभावित अच्छा कर रहा अच्छा, है सर। चलो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सर ठीक है। साफ हाँ यहाँ पे शब्दों पे लिखा हुआ भी है सर, आधुनिक समाज समूह की अनुभूति होना व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये जरूरी है सर, क्योंकि समाज समूह अनुभूति होना व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। स्वयं आधुनिक समाज ने अपने देखिए, जो पहले आप संगठन बताइए, अनुभूति का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? अनुभूति का मतलब क्या है? अनुभव से समझ रहे हैं क्या? जी सर, अनुभूति का मतलब अनुभव नहीं है। अनुभूति का मतलब है जानने की क्रिया। अनुभूति का मतलब है प्रक्रिया। अनुभूति का मतलब है प्रोसेस, प्रक्रिया। अनुभव मत समझिए। यहां आधुनिक समाज समूह कार्य की प्रक्रिया होना व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। समाज में आज की क्रिया में अगर हम बात करते हैं, अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन, अनुवर्ती चीजें होना इंपॉर्टेंट है। ये बात सही है, पहला वाला स्टेटमेंट। ये प्रक्रिया के रूप में, अनुभूति वहां पर है, अनुभूति, ठीक है। और आधुनिक समाज में अपने संगठन की प्रकृति के अनुसार समूह के महत्व को एक नवीन दिशा प्रदान करता है, एक नई दिशा देता है, नई दिशा देता है। क्योंकि आप यहां पर यह ध्यान रखते हैं, क्योंकि आधुनिक समाज समूह की अनुभूति होना व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, कभी कहीं व्याख्या नहीं हो रही है। यहां मैं बताऊं, अगर आप कहते कि आधुनिक समाज ने अपने संगठन की प्रकृति के अनुसार समूह के महत्व को एक नवीन दिशा प्रदान की, ये जब आप आर पढ़ लेना, आर पढ़ने के बाद क्योंकि लगाना, क्योंकि लगाओगे, अगर सेंटेंस सही बैठेगा तो आपकी व्याख्या होगी, अगर सेंटेंस सही नहीं बैठेगा तो व्याख्या नहीं होगा। दोनों चीज़ें बताऊंगा एक प्रकार से, ये भी ट्रिक भी और एक तरीके से वो भी बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो क्योंकि आधुनिक समाज समूह की अनुभूति होना व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो नवीन दिशा प्रदान करना, ये कुछ अलग सेंटेंस बना रहा है, ऊपर वाला कुछ अलग सेंटेंस बना रहा है, तो आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ये ट्रिक के आधार पर मैं बताऊँ ना, आप लोग मन में पढ़ो तब भी आपको क्लियर हो जाएगा, मन में पढ़ो आराम से तब भी आपको क्लियर होगा, व्याख्या नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं क्योंकि लगाने पर। दूसरी बात, यहां कह रहा है कि संगठन की प्रकृति के अनुसार कहा गया कि समूह के महत्व को नवीन दिशा मिलती है, और यह बात सही है, वो नई दिशा मिलती है समूह के इंपॉर्टेंस को। समूह की प्रक्रिया के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो वहां व्यक्ति के लिए आवश्यक तब बनता है, वो तो अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन, अनुवर्तन चीजें बनती है। तो आधुनिक समाज में समूह की अगर हम बात करते हैं तो प्रक्रिया होना व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम किसी समूह की या व्यक्ति की समस्या का समाधान तब कर पाते हैं जब किसी एक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, और उस प्रक्रिया को अनुभूति के रूप में रखा गया। अनुभूति का मतलब, अगर आपने अनुभव को रिलेट कराया होगा ना तो गलत आपने सोच लिया होगा। अनुभूति का मतलब यहां अगर हम बात करते हैं तो आप निरीक्षण कह सकते थे, प्रयोग से प्राप्त ज्ञान को कह सकते हो, और जानने की क्रिया को आप कह सकते हो, और साथ ही साथ आप प्रक्रिया के संदर्भ में कह सकते हो, जानने की क्रिया में, ठीक है। तो यहां व्याख्या आपकी नहीं है, दोनों अलग अलग है। ऊपर प्रोसेस के बारे में व्यक्ति की अत्यंत आवश्यकता के रूप में बताया गया, नीचे बताया गया आधुनिक समाज में ना संगठन की प्रकृति, ये नीचे संगठन का नेचर बताया जा रहा है, ऊपर समाज समूह की अनुभूति यानी प्रक्रिया के बारे में व्यक्ति की आवश्यकता बताई जा रही है। और बात दोनों हो रही है तो आधुनिक समाज में, बात आधुनिक समाज में दो तरीके की हो रही है, एक तरफ व्यक्ति की अत्यंत आवश्यकता पर, दूसरी तरफ संगठन की प्रकृति पर। दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी भी दिक्कत हो रही है? अरे बोलो भाई, टाइम बर्बाद। सर अगर वैसे देखा जाए तो सर अनुभूति का मतलब सर अनुभव से ही होता है, और साथ साथ में इसको संवेदनशील के रूप में भी देख सकते हैं। देखिए सर, अनुभूति का मतलब अगर आप वहां पर जी जी बताएं।
नहीं, आप ही बताइए सर, आपने अनुभू- अनुभूति का प्रक्रिया बताया सर अभी ना। हाँ, अनुभूति जानने की प्रक्रिया है सर। किसी चीज को जानने की प्रक्रिया, कोई प्रक्रिया देखो मैं आपसे बताऊं, अगर अनुभूति आप ये कह रहे हैं कि अनुभूति के संदर्भ में कि भाई चलो देखो प्रक्रिया क्या होती है, अध्ययन निदान उपचार वाली प्रक्रिया के बारे में अगर सोचेंगे तो वहां निरीक्षण करके आपने प्रयोग किया, निरीक्षण करके प्रयोग करने से प्राप्त जो ज्ञान हुआ वो भी तो अनुभव के आधार पर मिला, वो भी अनुभव बन गया, अनुभूति बन गई। बात सही है? आपकी बात आपके आधार पर अगर हम कर रहे हैं, आप जिस तरीके से सोच रहे हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूं, ठीक है? तो बताओ तो सही, वो अनुभव किस में हो रहा है भाई? वो प्रक्रिया है ना, एक प्रकार का अनुभव वाली प्रक्रिया है, तो हो किस में रही प्रक्रिया? वो अनुभव हो किस में रहा है? समूह, ये बात भी समूह सही की है सर। सर, समूह वो समूह की समूह में अनुभूति हो हो रहा रही है। तो आप बताओ कारण किस में हो रहा है? कारण तो संगठन के नेचर बताया कि समूह के इंपॉर्टेंस में, कि नवीन दिशा मिला, ये इंपॉर्टेंस बात है भैया, इसलिए नवीन दिशा का पार्ट मिला। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, परंतु व्याख्या नहीं है, विकल्प बी सही होगा। ठीक है भाई? सर जी सर इसमें एक बात ये भी तो देख सकते हैं ना सर, जैसे कि मतलब अनुभूति व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो इसका मतलब ये भी है, तभी तो सर वो समूह जो है एक नवीन दिशा दे रहा है, चलो, क्योंकि वो यहाँ तक महत्वपूर्ण है बात व्यक्ति सही के है, अंतर्गत। ठीक है, लेकिन पूरी बात सुनो ना आप। आपने आधी बात बताई मुझे, अनुभव हो रहा है व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, नई दिशा दे रही, बात सही है, लेकिन नई दिशा मिली कहाँ इसे, किस रूप में? संगठन के प्रकृति के आधार पर मिला है। क्या संगठन के प्रकृति के आधार पर या संगठन के माध्यम से उस समूह में अनुभूति किया गया है क्या? नहीं ना, वो तो केवल आधुनिक समाज में समूह के बारे में बताया गया पहले पॉइंट में, वहां तो संगठन के बारे में कोई रोल ही नहीं हुआ। संगठन अलग और समूह और संगठन दोनों अलग है सर। अलग है ना, तो दोनों अलग अलग है ना, तो फिर कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं? हम एक कैसे मान सकते हैं? उतना संगठन का नेचर का कि समूह का इंपॉर्टेंस बन रहा है, समूह का नेतृत्व बना, वो उसके अनुसार बताया गया है प्रश्न में, है ना? तो संगठन अलग है, समूह अलग है, दोनों बातें अलग अलग है। मैंने शुरुआत में बताया था कि आधुनिक समाज की बात हो रही है। एक तरफ आधुनिक समाज में कहा गया समूह को लेकर, दूसरी तरफ आधुनिक समाज में कहा गया संगठन को लेकर, तो दोनों बात अलग अलग है। आधुनिक समाज आज ही की बात हो, लेकिन दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, इसलिए दोनों की व्याख्या यहाँ पे नहीं मानी जाएगी, है ना? ये बात ध्यान रखिए। ठीक है सर, अब क्लियर हुआ? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। कभी भी बहुत बच्चे करते हैं ना कि भाई देखते हैं अच्छा नेता, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी अच्छा नेता लिखा हुआ है। मैं अभी देखो मैं कह रहा हूँ प्रश्न पढ़ने पर आप जाया करो, है ना? ऐसे नहीं देख के तुरंत बहुत बच्चे मार देते भाई यहाँ पे तो होगा ही होगा, मैच हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता कभी भी। अच्छा नेता सक्षम कार्यकर्ता होता है। अच्छा, ये बात तो भाई सभी को सार्वभौमिकता के आधार पर सत्य साबित है, गलत तो नहीं लिखा हुआ है ना? सही है। अच्छा नेता हमेशा समूह के कार्य में सहायता करता है। अच्छा भाई, ये भी सही है। अच्छा बताइए जरा, व्याख्या है या नहीं है? आप सोच रहे हो इसमें व्याख्या के लिए, हाँ? बताओ व्याख्या व्याख्या है है? सर, ये तो व्याख्या है सर। बिल्कुल भाई व्याख्या है, इसमें इतना टाइम क्यों ले रहे हो? फिर सिंपल वाली बात है, देखो सुनो, अब आपको इसमें क्या करना है, करना है कि अच्छा नेता हमेशा समूह के साथ में सहायता करता है, क्योंकि वो अच्छा नेता सक्षम कार्यकर्ता होता है, इस वजह से। तो देखो कितने सही ये सेंटेंस, परफेक्ट है ना? बैठ रहा है सर इसके हाँ, जब परफेक्ट सेंटेंस बैठ रहा है क्योंकि लगा के, तो आप यहीं पर इसकी व्याख्या मान सकते हैं। और ये बात देखो सही है, हमेशा समूह कार्य में ने सहायता करता है, और जब सहायता कर रहा है एक अच्छा नेता, तो ऊपर कह भी रहा है कि भाई एक जो सक्षम नेता होता है वो कार्यकर्ता करता है, और ये भी बात सही है, वो कार्यकर्ता होता है, और ये बात सही है। ए ऑप्शन सही होगा, ए आर की सही व्याख्या होती है। ठीक है। समनर ने समूहों को अंतर समूह और बाह्य समूह में, क्या ये बात सही है? ये तो सही है बिल्कुल। तो जरा आर पढ़िए। समनर हमेशा द्वैतवादी कल्पना में विश्वास रखता है क्या? अब आप सोच रहे होंगे द्वैतवादी कल्पना हमने पढ़ा ही नहीं समनर के बारे में, ऐसा भी विचार में आ रहा है। द्वैतवादी इस रूप में क्या सर, अंतर समूह बाह्य समूह? देखिए सर, द्वैतवादी ने सर दो समूह को दर्शा रहा है क्या सर? ये नहीं सर, ये आपको बता दूं मैं, ये एक प्रकार से एकात्ववाद को दर्शा रहा है। द्वैतवाद बेसिकली क्या है सर, ये ईश्वर और जीव में, ईश्वर और ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये टोटली डिफरेंट है द्वैतवाद में बेसिकली क्या किया गया यहाँ पे आपको बता दें कि ये कल्पना कर रहा है कि जैसे ईश्वर और जीव में ईश्वर और जड़ पदार्थ है,
इसमें अगर आपसे कहूँ जीव जगत और ब्रह्म अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं। समनर हमेशा कहता है द्वैतवादी कल्पना, तो समनर कभी भी ये भी चीज़ें नहीं कहा भी कि जीव जगत ब्रह्म जो है सब अलग अलग है। कभी कभी उसने दो ही तो समूह बताया, दोनों समूह में लोग क्या करते हैं भाई कि भी फीलिंग पाया जाता है, तो जब सब अलग हैं तो हम की भावना पाएगी, अंतर समूह का पार्ट बन गया, और चलो जो बचा वो बाह्य समूह का पार्ट बन गया। ठीक है, तो तीसरी प्रक्रिया ये द्वैत कल्पना के में विश्वास रखना, इसका रोल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। और द्वैतवाद में नाम अगर किसी का आया है तो राजा राम मोहन राय का नाम आया है ना, द्वैतवाद में, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट टोटली डिफरेंट है और टोटली गलत है। पहला केवल सही है आपका माना जाएगा, और व्याख्या तो बिल्कुल होगा ही नहीं, दोनों में अलग अलग चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस केवल इतना ही रखिए आप लोग, है ना। ठीक है, समय भी होगा, करा देते। चलो लीजिए। जब कभी हाँ सर, जी, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। या कथन किसका है? जब दो या दो से अधिक, ये देखो स्टेटमेंट के आधार पर आगमन सर, आगमन होने का। ठीक है, 19 देखिए डेविड मिलर महोदय के द्वारा सामाजिक, सॉरी मिलर है ये, डेविड नहीं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। डेविड मिलर जानते हो? डेविड मिलर तो कितने लोग जानते हो? हाँ सर, मैं जानता हूँ। हाँ, क्रिकेटर है, बहुत बढ़िया। कहाँ का क्रिकेटर है डेविड मिलर? बताओ भाई, ये भी देखो सवाल। इंग्लैंड का था। साउथ अफ्रीका का सर, दक्षिण मिलर। अफ्रीका। हाँ, तो मिलर महोदय ने सामाजिक समूहों का विभाजन किया है। अब बताइए जरा मिलर महोदय, ऑप्शन सी। जे मिलर, तो ऑप्शन सी कह रहे हो आप, क्षैतिज, हाँ बिल्कुल सही, ओरिजेंटल और वर्टिकल। ठीक है, बिल्कुल सही। ये अभी अभी आपने बताया था सर। हाँ जी जी, क्वेश्चन नंबर 20 कर लीजिए। लियोपोल्ड ने समूह को बांटा है। लियोपोल्ड शायद आप लोगों ने कल देखा था क्लास में। लियोपोल्ड, ऑप्शन डी। बिल्कुल ऑप्शन डी, भीड़ समूह अमूर्त संग्रह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग। ठीक है, बाकी कल जो है करेंगे कुछ क्वेश्चन ओके सर। क्यू के रूप में। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं वहां से भी। ठीक है सर, चल हाँ सर, 21 का सी। वगैरह रहेगा, आप लोग क्वेश्चन कर दीजिए।